हाय, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू रेप्लिकॉन एकेडमी। आज डाइजेशन सिस्टम का कंप्लीट चैप्टर होने वाला है, यानी कि इससे पहले हमने 5 पार्ट को देख लिया था। अंत में हमने पिछली कक्षा के अंदर इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था कि उसमें कौन सा डाइजेशन किस तरीके से क्या क्या होती हैं। मतलब मेनली हमारा जो डाइजेशन सिस्टम था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम एक लार्ज इंटेस्टाइन बच गया था उसके बारे में पढ़ लेंगे एंड देन एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी पाचन के बाद में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो वापस कैसे किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है उस सभी के बारे में पढ़ेंगे। राइट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एंजॉय करिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो बड़ी आंत है उसमें मेनली मुख्यतः पाचन क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पाचन की क्रिया लगभग 99% से भी ऊपर, यानी कंप्लीट पाचन का समापन भी कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में। तो यहां पाचन की क्रिया नहीं होती। यस या नो? राइट सर। दूसरी बात, जब हमने भोजन के पथ के बारे में बात करी थी उस समय ये बताया था कि जो बड़ी आंत है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग, यानी 3 भागों से ये मिलके बनी होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि जो ये बड़ी आंत है वो कितने भागों से मिलके बनी होती है? 3 भागों से मिलके बनी होती है। कौन कौन से? सबसे पहला सिक्कम, उसके बाद कॉलन एंड मलाशय, रेक्टम, यानी रेक्टम। राइट। ओके। सबसे पहले जब हम इन भागों को बारे में पढ़ते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम में बना लेते हैं। ओके। किस तरीके से होता है ये? जो हमारे शरीर की स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इस तरीके से ऐसे पूरी की पूरी क्या होती है? कॉइल्ड रहती है। राइट। कॉइल्ड रहने के बाद में ये इस तरीके से यहाँ पे खुलती है। अब होगा क्या, ये है ना बहुत बड़ा पार्ट होगा ऐसे। ओके। और यहां से क्या स्टार्ट होगी? लार्ज इंटेस्टाइन। राइट। बड़ी आंत। अब देखिएगा, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत है। अब छोटी आंत है, उसका लास्ट वाला पार्ट क्या था? ये था इलियम। राइट। तो इलियम है वो सबसे पहले किस में खुलती है? तो सिक्कम, यानी ये वाला पार्ट क्या है? सिक्कम है। ठीक है। और सिक्कम से जस्ट ऊपर जो ये बड़ी सी इसका साइज है वो क्या होता है? बड़ा होता है। और इसकी लेंथ आप लिख दीजिएगा 1 से 1.5 मीटर इसकी लेंथ है। क्या है? लेंथ, लंबाई।
सिक्कम है, सिक्कम के बाद है कॉलन, बट कॉलन खुद ही 3 तरीके से डिवाइड होती है। कैसे? एक तो असेंडिंग, यानी कि ये आरोही कॉलन, और ये अनुप्रस्थ, और ये अवरोही कॉलन। यानी ये हो गया डिसेंडिंग, ये वाली असेंडिंग, और ये वाली ट्रांसवर्स, राइट। तो ये इस तरीके से कॉलन बंटी होती है। यानी कॉलन के कितने भाग हो गए? 3। कौन कौन से? आरोही, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, और अवरोही यानी डिसेंडिंग, राइट। अब ये जो कॉलन है, कॉलन के भीतर जो कॉलन है, कॉलन के भीतर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर अनुदैर्ध्य पेशियां होती है, और वो किस टाइप से होती है? इस तरीके से होती है। ये पूरी कॉलन के भीतर होती है, ऐसे, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीनिया कोलाई, टीनिया कॉली। और टीनिया कॉली क्या है? अनुदैर्ध्य पेशियां हैं, अनुदैर्ध्य पेशियां। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो टीनिया कोलाई है, वो क्या है? एक तरीके से अनुदैर्ध्य पेशियां हैं, और इन अनुदैर्ध्य पेशियां के संकुचन से, कॉन्ट्रैक्शन से होस्ट्रा का निर्माण होता है। जो ये वाली चीज दिख रही है ना, ये इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होस्ट्रा। तो लिख सकते हैं इसके संकुचन से होस्ट्रा का निर्माण होता है, होस्ट्रा का निर्माण। यस या नो? भाई इसी के संकुचन से किसका निर्माण हो रहा है? होस्ट्रा का निर्माण हो रहा है। एंड देन लास्ट में ये क्या है? ये है रेक्टम। ये तो हो गया इसका डायग्राम। तो इसको एक बार छाप लीजिएगा आप। हो गया मलाशय। और मलाशय किसके अंदर खुलता है? एनस, यानी गुदा। ठीक है। अब यहां पे एक आपको क्रमी रूपी स्ट्रक्चर दिखती है, ये वाली, ये क्या है? ये है अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, परिशेषिका। ओके। परिशेषिका होती है ये। तो ये हो गया कंप्लीट डायग्राम। अब हम क्या करने वाले हैं? जो ये बड़ी आंत है उसके भागों के बारे में बात कर लेते हैं। यानी बड़ी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सिक्कम, इसको बोलते हैं अंदनाल। ठीक है। इसकी खासियत क्या है?
सिक्कम के अंदर कुछ सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कि ई डॉट कोलाई हो गया, यानी इस भाग में कुछ सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कुछ? ये जो सहजीवी जीवाणु हैं वो सेल्यूलोज कौन पचा सकता है? जानवर। यानी कि अत्यधिक विकसित, तो ये वर्मी फॉर अपेंडिक्स है, अत्यधिक विकसित किस में होगी? रैबिट, खरगोश। अत्यधिक विकसित किस में होगी? खरगोश में। क्यों? क्योंकि उसको घास पत्तियां खानी होती हैं, तो वो एक तरीके से क्या है? सेल्यूलोज है। और सेल्यूलोज क्या करता है? उसका पाचन करने में ये सहजीवी जीवाणु हेल्प करते हैं। बट जो अपेंडिक्स है, परिशेषिका, यानी अपेंडिक्स, वो मानव में अवशेषी प्रकार की होती है। मानव में यानी ह्यूमन में अवशेषी, वेस्टिजियल प्रकार की। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव है, या मतलब ये नोट के रूप में लिख दीजिए ना, नोट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन है, मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, सेलुलोज का पाचन नहीं। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है सिक्कम के बारे में। राइट, सिक्कम के बाद सेकंड कॉलन, देखिए कॉलन है, कॉलन के अंदर क्या था? अनुदैर्ध्य पेशियां थी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कॉलन में, कॉलन में अनुदैर्ध्य पेशियों का समूह था, और उसको क्या बोला था? कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको क्या बोला था? पेशियों का समूह, और उसको हमने बोला था टीनिया। कॉली। और क्या चीज बोली थी कि जो टीनिया कॉली है, के संकुचन से किसका निर्माण हुआ था? होस्ट्रा का निर्माण हुआ था। संकुचन से होस्ट्रा का निर्माण, होस्ट्रा का निर्माण। राइट, ये तो हो गया कॉलन का काम, यानी कि ये अनुदैर्ध्य पेशियां होती हैं, उसको टीनिया कॉली बोला हमने, और टीनिया कॉली है उसके अंदर जब संकुचन होता है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? होस्ट्रा का निर्माण होता है। राइट, ये मतलब कॉलन के बारे में बात हो गई है। राइट, बट मेनली हमने पहले तो क्या बोल दिया कि जो सिक्कम है, सिक्कम तो भाई कोई काम करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि मानव के अंदर तो सिक्कम वेस्टिजियल है, अवशेषी है।
तो हमें मेनली जो फंक्शनल पार्ट है वो क्या है, वो कॉलन वाला ही तो पार्ट है, तो हम कॉलन के कार्य लिख देते हैं। कॉलन के कार्य क्या क्या है? सबसे पहले ये मुख्यतः क्या करता है? अवशोषण का काम करता है। पाचन नहीं होता यहां, अवशोषण का कार्य। अवशोषण का कार्य करते हैं। और अवशोषण करता किसका है? जैसे कि पानी, खनिज लवण, वह कुछ औषधियों का अवशोषण। यानी कॉलन का मुख्य कार्य क्या होता है? कॉलन का मुख्य कार्य होता है कि भोजन के जो पार्टिकल बने हैं, भोजन से जो डाइजेशन के द्वारा जो पार्टिकल बन गए हैं, उसका क्या करना है? जो मॉलिक्यूल बने हैं उसको अवशोषित करना। राइट। और क्या क्या करता है? और ये श्लेष्मा, म्यूकस का स्रावण करता है। अब म्यूकस का स्रावण किया तो ये किस में हेल्प करेगा? बड़ी आंत से रेक्टम के अंदर जब अपाचित भोजन जाएगा तो उसमें म्यूकस मिलने से उसके अंदर लुब्रिकेशन पैदा हो जाएगा, यानी चिकनापन पैदा हो जाएगा, और जिससे भोजन इजीली किस में ट्रांसफर हो जाएगा? मलाशय के अंदर, रेक्टम के अंदर। और इसके अंदर कुछ सहजीवी, इसके अंदर कुछ सहजीवी जीवाणु भी पाए जाएंगे। जीवाणु जैसे ई. कॉली, जो विटामिन B12 क्या था? साइनोकोबालेमिन का अवशोषण करते हैं, का अवशोषण करते हैं। ये क्या हो गया? ये कॉलन का कार्य हो गया। मलाशय क्या करता है? यानी कॉलन से निकला हुआ भोजन कॉलन का कार्य खत्म हो गया है। यानी कॉलन से भोजन श्लेष्मा के मिलने के पश्चात किस में जाता है? रेक्टम यानी मलाशय के अंदर। किस में जाता है? मलाशय में प्रवेश। राइट, यस या नो? यानी कि कॉलन से जो भोजन निकला है, कौन सा? अपचित भोजन। अपचित, अरे जिसका डाइजेशन हो चुका है, वो तो डाइजेशन के द्वारा जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने हैं, जो जिसके एनर्जी के रूप में काम आ सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, एमिनो एसिड के रूप में टूट गए, वो तो किस में चले जाएंगे? वो तो ब्लड के थ्रू
टिश्यू के अंदर चले जाएंगे, तो उससे तो हमें एनर्जी मिलेगी ना। तो ये अपचित भोजन है, यानी जिसका पाचन नहीं हुआ है वो वाला भोजन श्लेष्मा के साथ मिलेगा और उसके बाद में किस में चला जाएगा, मलाशय के अंदर यानी रेक्टम के अंदर, राइट। तो मलाशय के अंदर प्रवेश कर गया भोजन। अब मलाशय के अंदर क्या करेगा, थोड़े समय के लिए ठहरेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, मल त्याग, यानी मलाशय से मल का बाहर त्याग, यानी जब हम सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो वो क्या है, मल को ही हम एक्सक्रिएट करते हैं, तो बाहर त्यागना उसको क्या बोलते हैं, डिफेकेशन बोलते हैं, डिफेकेशन। मल त्याग की इच्छा को क्या बोलते हैं, डिफेकेशन बोलते हैं। लेकिन एक तो है कि मल त्यागने की इच्छा, कि मल त्यागना है मुझे, वो तो कैसी होगी, वो अनैच्छिक होगी। क्यों, क्योंकि जब तक भोजन कंप्लीट पाचन नहीं होगा तब तक हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जब भोजन पाचन के बाद मलाशय में आ जाएगा एंड देन कंप्लीट उसमें से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद में मल त्यागना कैसी क्रिया है, वो अच्छी क्रिया है, वो हम अपनी इच्छा के अनुसार, मल त्यागना क्या है, वो अच्छी क्रिया है। तो हम क्या लिखते हैं इसमें कि मल त्यागने की इच्छा वो तो अनैच्छिक है, कि हम अपनी इच्छा के अनुसार तो नहीं त्याग सकते। मल त्याग की इच्छा, इसमें आपको डाउट होगा, मल त्याग की इच्छा वो तो कैसी है, अनैच्छिक, यानी अपन दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकते, अनैच्छिक। बट मल त्याग यानी मल का त्यागना वो कैसा है, वो ऐच्छिक है। मल त्याग, इसको जरा समझना भाई, मल त्याग क्या है, ऐच्छिक इच्छा है। ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा के अनुसार हम त्याग सकते हैं, यानी मल त्याग की इच्छा वो तो अनैच्छिक है, कि हमें मल त्यागने की इच्छा हो रही है, वो तो अनैच्छिक है। क्यों, क्योंकि वो अपन थोड़ी सोच रहे हैं, वो तो अपने आप आ रहा है कि भाई अब मुझे मल त्यागना है, वो तो ब्रेन अपने आप कंट्रोल करके बता रहे हैं हमें, तो हम थोड़ी चाह रहे हैं, तो वो तो अनैच्छिक है। लेकिन अब उसको त्यागना है या नहीं त्यागना वो अपने पे डिपेंड करेगा ना, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी ऐच्छिक। और क्या ध्यान रखना है, अब ध्यान रखना है कि जो मल है उसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। तो यहां लिख दीजिए मल का रंग कैसा होता है, भूरा। और क्यों होता है, इसके अंदर विलीरुबिन क्या होता है, वर्णक होता है, विली वर्डिन विलीरुबिन, राइट। तो इसमें क्या होता है, विली वर्डिन वर्णक, विली वर्डिन या स्टरकोबिलिन, स्टरको बिलीन वर्णक है, इसके कारण इसका रंग भूरा होता है। इसके अंदर स्मेल आती है ना, यानी मल के अंदर जो स्मेल आती है, मल में जो गंध आती है स्मेल, वो किसके कारण होती है, वो स्केटॉल H2S के कारण होती हैं। क्या, स्केटॉल एंड H2S गैस के कारण। ये आपका क्या हो गया, बड़ी आंत है, उसके फंक्शन देख लिए, उसका डाइजेशन में कोई महत्वपूर्ण हिस्सा है नहीं, अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
उसके बाद में हमने मल त्याग की इच्छा देख ली, मल का रंग किस लिए होता है और मल की गंध किस वजह से आती है हमने देख लिया है। तो आज हम नेक्स्ट, क्योंकि हमें आज लगभग टॉपिक को ख़त्म करना है, तो लास्ट क्या बचा है, एब्जॉर्प्शन बचा है एंड कुछ हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे एंड देन कुछ डिजीज के बारे में, और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे अभी, यानी अवशोषण, भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। आहार नाल के अंदर जो भोजन बना है यानी पाचित भोजन है, उस पाचित भोजन का ब्लड के अंदर ट्रांसफर, यानी आहार नाल से पाचित भोजन का रुधिर में स्थानांतरण क्या है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। यस या नो? नंबर 1, यानी कि जो हमारे आहार नाल के अंदर भोजन डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्ट के बाद में जो अंतिम उत्पाद बना है, उस अंतिम उत्पाद को हमें ट्रांसफर किससे करना है, कोई एब्जॉर्ब करने वाला तो होना चाहिए ना, तो वो होगा किसमें, ब्लड के अंदर। ब्लड में जब उसका ट्रांसफर हो जाता है तो उससे तो हम क्या बोलते हैं, अवशोषण। और जब मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाई थी उस समय उसके पार्ट पढ़ाए थे, सबसे पहले पढ़ाया था ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम के बारे में बात करी थी कि सबसे ज्यादा पाचन ड्यूडेनम में होता है। उसके बाद में जेजिनम के बारे में बात करी थी कि सबसे ज्यादा अवशोषण किस में होता है, मैक्सिमम अवशोषण जेजिनम में, यानी सर्वाधिक अवशोषण जो छोटी आंत है के जेजिनम भाग में होता। यस या नो? यानी सबसे अधिक अगर अवशोषण की बात करें तो किस में होगा, जेजिनम में। लेकिन अगर सबसे अधिक पाचन की बात करें तो ड्यूडेनम यानी ग्रहणी के अंदर। यस या नो? तो अवशोषण क्या हुआ, अवशोषण पाचित भोजन। अब पाचित भोजन कौन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, वसा हो सकती हैं, कुछ विटामिन हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल हो सकते हैं। यस या नो? तो अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से भोजन का अवशोषण होता है और किस फॉर्म में होता है वो पढ़ेंगे। अब देखो अवशोषण किस किस का हो सकता है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि ग्लूकोज का अवशोषण, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, स्टार्च। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का सबसे एक लग क्या है, एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन यानी एमिनो अम्ल का अवशोषण। उसके बाद में वसा, वसा का मतलब वसा ट्राइग्लिसराइड होता है ना, तो उसका एक लग क्या हुआ, मोनोग्लिसराइड। यानी
मोनोग्लिसराइड का अवशोषण, फिर फ्रक्टोज का अवशोषण, फैटी एसिड का अवशोषण, और फिर खनिज आयन का, अब देखो ग्लूकोज का अवशोषण है, वो ग्लूकोज का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? सक्रिय प्रक्रिया द्वारा। ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी सक्रिय अवशोषण। और सोडियम को ट्रांसफर, सोडियम Na+ को ट्रांसफर, दो रूप में ग्लूकोज का अवशोषण होता है। सक्रिय का मतलब क्या है कि ग्लूकोज को अगर ले जाना है ब्लड के अंदर तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उसमें कौन सा पाथ काम करेगा? सिम्पोर्ट। किसके थ्रू जाएगा ये? सिम्पोर्ट। और सिम्पोर्ट का मतलब क्या है? दो समान अणु एक दिशा में गति कर रहे हैं, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे जाएंगे दोनों ही अणु समान, यानी सोडियम, एक तो सोडियम आ गया और एक ग्लूकोज। जब दो अणु एक ही दिशा के अंदर एक साथ एक झिल्ली को पार करे तो उसे सिम्पोर्ट कहते हैं। तो सक्रिय अवशोषण यानी कि एनर्जी को यूज करेगा, सांद्रता प्रवणता के विपरीत कार्य करेगा, और उसके बाद में क्या करेगा? ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कुछ मात्रा के अंदर, यानी मेनली अवशोषण इसके द्वारा, कुछ मात्रा में निष्क्रिय परिवहन, यानी कुछ मात्रा में ग्लूकोज डायरेक्टली ही किससे एब्जॉर्ब हो जाता है? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की सेम टू सेम कहानी है कि एमिनो एसिड भी सक्रिय परिवहन, या सक्रिय अवशोषण या परिवहन, सक्रिय परिवहन या सोडियम को ट्रांसफर के द्वारा अवशोषित होगा। अब फैटी एसिड, वसा है वो डायरेक्ट पाचन उसका हो जाता है, लेकिन उसके बाद अवशोषण नहीं हो सकता। तो वसा को एक बार आप रहने दीजिए, क्यों? क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल से अभी बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का अवशोषण सुसाध्य परिवहन के द्वारा होता है। सुसाध्य परिवहन, सुसाध्य परिवहन, सुसाध्य परिवहन यानी फैसिलिटेड ट्रांसफर। अब ये फैसिलिटेड ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ कि जब फ्रक्टोज है उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना है तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो ये एक तरीके से है क्या? है तो निष्क्रिय प्रक्रम। क्या है? निष्क्रिय प्रक्रिया। बट फ्रक्टोज है वो डायरेक्ट ही झिल्ली को पार नहीं कर सकता, इसलिए उसको पार करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जब परिवहन प्रोटीन की हेल्प से हो, प्रोटीन की आवश्यकता, जब प्रोटीन की सहायता से कोई परिवहन हो तो उसे हम सुसाध्य परिवहन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब फ्रक्टोज को किसी झिल्ली को पार करना है तो उसमें प्रोटीन वाहक की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन वाहक की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन वाहक की जरूरत पड़ेगी। और प्रोटीन वाहक है तो निष्क्रिय, यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी,
ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रोटीन वाहक की प्रेजेंस के अंदर ही क्या करेगा, फ्रक्टोज ट्रांसफर होगा। फिर खनिज आयन, खनिज आयन भी तो किसके द्वारा होते हैं, खनिज आयन सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है, सक्रिय परिवहन, राइट। लिखो। अब मोनोग्लिसराइड यानी वशीय अम्ल के बारे में भी बात करेंगे। लिख लिया, ठीक है। अब हम वशीय अम्ल का यानी फैटी एसिड, वशीय अम्ल, अब जो वशीय अम्ल है उसका पाचन कौन करता है, यानी वसा क्या है, लिपिड ही तो है। लिपिड का पाचन कौन करता है, लाइपेजेज, यस या नो, यानी वशीय अम्ल का पाचन कौन करता है, लाइपेजेज। तो वशीय अम्ल है का अवशोषण, ये कैसे होता है वो देखते हैं अपन। यानी कि सबसे पहले जो वशीय अम्ल है, ये वशीय अम्ल है, अब वशीय अम्ल क्या करेगा, इसके साथ में वसा का पाइशीकरण होगा। और कैसे होगा, उसके अंदर क्या मिलेंगे, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट, यानी पित्त लवण के द्वारा वसा का इमल्सिफिकेशन यानी पाइशीकरण होगा। और जब पाइशीकरण हो जाता है तो उससे किसका निर्माण होता है, मिशेल का निर्माण होता है। क्या बनती है, मिशेल बनती है। और मिशेल वास्तविक में मिशेल है क्या, मिशेल के अंदर क्या होगा, यानी फैटी एसिड हो गए, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो अविलेय होने के कारण डायरेक्ट रुधिर के अंदर क्या नहीं होते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं होते। यानी ये कैसे होते हैं, अविलेय होने के कारण, अविलेय, जिसके कारण सीधे रुधिर में अवशोषित नहीं, अवशोषित नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मिशेल बन गया वो मिशेल तो क्या है, अविलेय है, यानी वो डायरेक्ट रुधिर के अंदर अवशोषित नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिशेल है उसका मॉडिफिकेशन होगा। और मिशेल का मॉडिफिकेशन होकर के मिशेल क्या बन जाएगी, मिशेल का क्या होगा, यानी मिशेल के ऊपर एक प्रोटीन का आवरण पूरा जम जाएगा। ये मिशेल बन गया, मिशेल के ऊपर एक प्रोटीन से आवरण बन जाएगा। यानी क्या बनेगा, प्रोटीन का आवरण। और प्रोटीन के आवरण से किसका निर्माण हो जाएगा, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन है वो क्या है, प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ मिशेल है। और ये काइलोमाइक्रोन है वो काइलोमाइक्रोन किसके अंदर जाएगा, लिम्फ के अंदर, लैक्टियल्स, यानी ये किस में जाएगा, लसिका में स्थानांतरण। और जो लसिका में स्थानांतरण, और ये कौन सी है, लैक्टियल, जो सबसे बड़ी लसिका, लैक्टियल।
अब लसिका के अंदर स्थानांतरण होने के बाद यानी लिम्फ के अंदर पहले ट्रांसफर होगा काइलोमाइक्रोन, उसके बाद में किसमें ट्रांसफर होगा? रुधिर में। रुधिर, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे पहले वसा डायरेक्ट सीधे रुधिर के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एवेले होता है, उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण जम जाता है, यानी आवरण से घिर जाता है। उस मिशेल युक्त जो प्रोटीन युक्त मिशेल है उसको हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, और काइलोमाइक्रोन ही किसमें? लिम्फ में जाएगा सबसे पहले, और लिम्फ के बाद किसमें चला जाएगा? रुधिर के अंदर। इस तरीके से वसा का क्या होता है? अवशोषण होता है। यस या नो? यानी कि मैं अगर लिखूं कि काइलोमाइक्रोन है यानी वसा का पाचन, यहां पे हम लिख देते हैं ओके ओके ओके, यानी वसा का अवशोषण काइलोमाइक्रोन के रूप में होता। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, यानी वसा किस रूप में अवशोषित होती है? तो काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन है क्या? प्रोटीन युक्त मिशेल है, और मिशेल क्या है? उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं, और जो एवेले होते हैं डायरेक्ट रुधिर के अंदर अवशोषित नहीं हो सकते। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अवशोषण का। ठीक है, छापो जल्दी से, लिखो लिखो जल्दी से। हो गया? हो गया? चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ जो कंपोनेंट बच गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि एक तो पेंटोज शुगर, उसका अवशोषण, पेंटोज शुगर का अवशोषण। क्या हो गया भाई? यानी पेंटोज शुगर का अवशोषण किस रूप में होगा? पेंटोज शुगर का अवशोषण निष्क्रिय या सरल विसरण द्वारा, सरल विसरण द्वारा या निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, यानी नॉर्मली डिफ्यूजन के द्वारा हो जाएगा। और निष्क्रिय परिवहन किसी प्रकार की, अगर पेंटोज शुगर, पेंटोज यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर, उसको अगर ट्रांसफर करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, तो किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही वो किसके थ्रू चले जाएंगे? निष्क्रिय परिवहन के द्वारा रुधिर के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज का तो अभी बताया था कि मैक्सिमम, अधिकांश तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड सोडियम प्लस को ट्रांसफर, और कुछ मात्रा में पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, उसके बाद में क्या रह गया है? आयंस, Fe+3 से Fe+2, यानी ये HCl की प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, स्टोमच में हो जाएगा, राइट। यानी फ्रक्टोज सुसादी प्रक्रिया हो गई। तो ये अवशोषण की प्रक्रिया है, वो क्या हो गई है
खत्म हो गई। अब अवशोषण स्टार्ट कहाँ कहाँ से होते हैं तो हम भाग देख लेते हैं ना, यानी अवशोषण के भाग। एक काम करता हूं मैं, क्या करते हैं, 1 मिनट ठहरो आप। क्या करते हैं कि अवशोषण के भाग और अवशोषित क्या क्या हो सकते हैं, यानी एक काम करते हैं ना, यानी आहार नाल के भाग। अच्छा एक और चीज लिखनी थी ना अपन, आई थिंक लिखी नहीं है। हाँ, जो न्यूक्लिक अम्ल है यानी नाइट्रोजन क्षारक, उसका अवशोषण कैसे होता है, उसका अवशोषण सक्रिय परिवहन द्वारा। ये याद रखना है, सक्रिय परिवहन। ठीक है, ये एक छूट गई थी बात। अरे भाई पीछे कहाँ जा रहा है। ओके, हाँ, अब हम क्या, आहार नाल के भाग, आहार नाल के भाग और अवशोषित पदार्थ, अवशोषित पदार्थ कि कौन कौन से अवशोषित पदार्थ होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे पहले मुख गुहा, मुख गुहा से स्टार्ट किया था, तो मुख गुहा, मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या अवशोषित होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जल यानी कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, व कुछ औषधियां, कुछ औषधियां, ड्रग्स। ये कहां होते हैं, अवशोषित मुख के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें हमने पढ़ दी है, बस एक नॉर्मली हम क्या ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद में स्टोमस यानी कि आमाशय, कलर चेंज कर देते हैं ना। आमाशय में क्या होता है, स्टार्च का पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में पानी का थोड़ा और कुछ औषधियां, ड्रग्स और एल्कोहल का, एल्कोहल, एल्कोहल का अवशोषण। एक चीज आपको नोट रखनी है, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण तो कहां होता है, होता है कि नहीं होता है, स्टोमस में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टोमस में नहीं हो रहा था। जब हमने गैस्ट्रिक एमाइलेज पढ़ा था, जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित, लेकिन वो हाईली HCl के कारण क्या हो गया था, इनहिबिट हो गया था, संदमित हो गया था। इस वजह से आमाशय के अंदर किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा था। बट कार्बोहाइड्रेट पाचित तो कहां होना स्टार्ट हो गया था, मुख गुहा में, तो वो पाचन के बाद में जाएगा कहां पे, स्टोमस में, तो वहां कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण जरूर होता है। ये आपको नोट करके याद रखना, यानी यहां मैं लिख देता हूं कि पाचन नहीं होता, बट अवशोषण होता है। अवशोषण किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है भाई।
ओके, थर्ड नंबर है छोटी आंत। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम अवशोषण यानी सभी पदार्थों का अवशोषण, सभी पदार्थों का अवशोषण। ठीक है, उसके बाद में हमारा लास्ट बचा है क्या? ओके, कौन सा ले लेते हैं? ये वाला, बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर पानी का, कुछ ड्रग्स का, औषधियों का, मैक्सिमम पानी का अवशोषण होता है। यानी कि अधिकांश पानी व कुछ ड्रग्स का अवशोषण। ये आपको ओवरव्यू में ध्यान रखना है कि कौन कौन से पदार्थों का अवशोषण कहाँ कहाँ होता है। यानी बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, उसके बाद में लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खत्म हो जाता है। यस या नो? और छापो इसको जल्दी से भाई। छाप लिया। अब हम क्या करेंगे कि पूरा पाचन हो रहा है, उसका कंट्रोल भी तो कोई कर रहा है। आमाशय आंत के अंदर जो पाचन की क्रिया है उसकी कंट्रोल, नियंत्रण का काम कौन करता है? तो हम हेडिंग डालते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल नियंत्रण। आमाशय आंत्र नियंत्रण। ये किसके द्वारा होता है? ये सम्मिलित रूप से हार्मोन और नर्व सेल के द्वारा। ये सम्मिलित रूप से तंत्रिका सेल व हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसके द्वारा? एक तो तंत्रिका कोशिका पढ़ते हैं ना हम, तो वो दोनों का ही सम्मिलित रूप में होगा ना, तभी जाके कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, लिखो तो जल्दी से भाई। तो अगर तंत्रिका नियमन की बात करें हम पहले, है ना, पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? तंत्रिका नियमन की, यानी तंत्रिका नियमन नियंत्रण। देखो, जब हम कोई भोजन को देखते हैं या फिर स्मेलिंग आ रही है, उसके द्वारा जो नर्व सिस्टम है वो क्या करता है? उसके द्वारा ही तो लार का सिक्रेशन होता है। तो वो एक तरीके से उत्तेजित तो किया ना भाई।
यानी भोजन को देखना या स्मेल, भोजन को देख लिया, स्मेल से लार ग्रंथियों से स्मेल की वजह से लार ग्रंथियों से लार व श्लेष्मा का श्रावण। भाई ऐसे तो श्रावण थोड़ी होता है, जब हम भोजन देखेंगे तभी तो लार आएगी। अच्छा भोजन है, स्मेल अच्छी आ रही है, स्मेल यहाँ गंध वाली नहीं है, यानी बहुत अच्छी एकदम वो वाली स्मेल, तो वो अच्छी आ रही है, उसी से तो लार का श्रावण होगा। उसी से तो श्रावण यानी कि श्लेष्मा ही तो है, एक तरीके की म्यूकस ही तो है। वो म्यूको पेप्टाइड पढ़ा था हमने, म्यूकोपेप्टाइड, तो वही तो है। ये तंत्रिका नियमन हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन से काम करते हैं? दो भाग काम करते हैं। एक तो काम करते हैं परानुकंपी तंत्र, यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अरे भाई तू ऐसे क्या कर रहा है? तंत्रिका तंत्र। और एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तो क्या करेगा? किसी भी चीज को, यानी भोजन को देख लिया या कुछ भी कार्य हो रहा है, उसको वो उत्तेजित करने का काम करेगा। यानी ये मतलब बस अपने को नॉर्मल ये लिखना है कि वो कार्य क्या करता है, यानी ये क्या करेगा? उत्तेजन का काम करेगा। ये उत्तेजन का काम करेगा, ये संदमन या कम करने का काम करेगा। यानी नॉर्मली भाषा में लिखा है कि जैसे मान लीजिए लार आ रही है, तो वो उत्तेजित हुई, तभी तो उत्तेजित किया किसने? पीएनएस ने, यानी पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वो उत्तेजित किया, अब उसको वापस भी तो कंट्रोल करना है। ऐसे थोड़ी है कि दिन भर लार गिरती जा रही है कुत्तों की तरह, वो भी तो है ना। तो उसको वापस कंट्रोल करने के लिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी संदमन वो नियमित कम करने के लिए कौन काम करता है? राइट। यानी कि उत्तेजन, यानी कि लार का श्रावण हो गया। उत्तेजन यानी लार का श्रावण हो गया, क्रमानुकुंचन हो गया, पाचन रस का श्रावण हो गया, ये सब उत्तेजन के द्वारा ही तो होंगे। तो ये इसका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल नियंत्रण हो गया, यानी किस तरीके से नियंत्रित होती हैं कि कब हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं, उसका कंट्रोल हो गया। यस या नो? तो इसको छाप लीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है, हो गया। अब हमारा जो चैप्टर है वो लगभग खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अभी लिखने का काम तो मैंने पूरा खत्म कर दिया। अब मैं कुछ 2-3 स्लाइड लेके आया हूं, तो उससे क्या है कि लिखने वाली चीजें काफी है, तो उसको मैं समझा देता हूं अच्छी तरीके से, ताकि टाइम है वो ज्यादा नहीं लगे। तो मैं एक स्लाइड लेके आया हूं, वो स्लाइड करके हमारा डाइजेशन का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। यानी ओके ओके। सबसे पहले तो हम क्या है कुछ हार्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं।
ओके, पेन ले देते हम। ये वाला ठीक रहेगा ना। ओके, देखो हार्मोन, गैस्ट्रीन हार्मोन के बारे में आपको ध्यान रखना है, राइट। दिख तो रहा होगा ना आपको? हाँ ठीक है, दिख रहा है वैसे। अच्छा ठीक है, देखो हार्मोन, ये कैसा हार्मोन है? गैस्ट्रीन हार्मोन है। यानी यहां पे मैं ब्लैक कलर लेता हूं, ये है गैस्ट्रीन। और गैस्ट्रीन है वो, उसका स्रोत क्या है, यानी कि कहां से स्रावित होता है? तो वो पाइलोरिक भाग से स्रावित होता है। जो जी सेल है, जी सेल किसकी? आमाशय की, उसके और ड्यूडेनम, जी सेल उस कौन से भाग की थी? पाइलोरिक भाग की, पाइलोरिक भाग, ठीक है। यानी कि गैस्ट्रीन है वो पाइलोरिक भाग से स्रावित होता है। और काम क्या करता है? गैस्ट्रीन का काम होता है जठर रस के स्रावण को प्रेरित करना। यानी कि जो जठर रस है, जठर रस किससे स्रावित होता है? जठर ग्रंथिया से। तो उसके स्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? गैस्ट्रीन हार्मोन जरूरी है, ठीक है। यानी पाइलोरिक भाग से ये स्रावित होंगे। और ये हार्मोन है, ये इसके स्रोत हैं और ये इसके कार्य हैं। ओके ठीक है। दूसरा, सीसीके, कॉलीसिस्टोकाइनिन या पैनक्रियोजाइमिन, पीजेड, पैनक्रियोजाइमिन या कॉलीसिस्टोकाइनिन, इसके स्रोत क्या है? ये भी ग्रहणी से ही निकलता है। इसका कार्य क्या है? ये सीसी के पित्ताशय में संकुचन के द्वारा बाइल जूस को स्रावण को प्रेरित करता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो गैस्ट्रीन हार्मोन है वो तो जठर रस के स्रावण को प्रेरित कर रहा था, लेकिन जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है वो पित्ताशय से पित्त रस का श्रावण कौन करवाता है? सीसी के। और जो पीजेड, पैनक्रियाटिक जाइमिन है, वो क्या करता है? अग्नाशय रस के एंजाइम के श्रावण करता है। यानी कि जितने भी एंजाइम अभी तक हमने देखे हैं उसके लिए एक प्रॉपर हार्मोन काम कर रहा है। तो पहले जठर रस के लिए कौन आ गया? गैस्ट्रीन आ गया। उसके बाद में पित्त रस के बारे में सीसी के आ गया, कॉलीसिस्टोकाइनिन। और अग्नाशय एंजाइम के बारे में कौन आ गया? अग्नाशय रस के बारे में पैनक्रियोजाइमिन आ गया, ठीक है। अब ऊपर करते हैं ना, और ओके। तीसरा है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन है वो भी ड्यूडेनम से होता है, यानी ग्रहणी से ही स्रावित होता है। ये करता क्या? अग्नाशय पाचन रस के श्रावण को प्रेरित करता है, यानी गैर एंजाइम का श्रावण। वेरी वेरी मोस्ट, नॉन एंजाइमेटिक श्रावण कौन कर रहा था? और कौन कर रहा था? ब्रूनर ग्लैंड कर रही थी। तो नॉन एंजाइमेटिक जो अग्नाशय के रस है उसके नॉन एंजाइमेटिक श्रावण को कौन प्रेरित करता है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन सबसे पहले खोजा गया हार्मोन था, ये ध्यान रखना है। एंटेरोगेस्ट्रॉन, एंटेरोगेस्ट्रॉन यानी कि जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज बोलते हैं। ये भी ड्यूडेनम से क्या होता है? स्रावित होता है। और ये जठर रस के श्रावण का संदमन करता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा है? संदमन कर रहा है। तो जठर रस के श्रावण को प्रेरित कौन कर रहा था? गैस्ट्रीन। और एंटेरोगेस्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसको संदमित कर रहा है। और उसके बाद एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोकाइनेज के बारे में हमने पढ़ा था पहले। किससे स्रावित हो रहा था? ड्यूडेनम यानी ग्रहणी। वो भी हमने उस समय देखा था कि म्यूकोसा, आंत्र म्यूकोसा, और वो किसकी? ड्यूडेनम की। तो सक्कस एंटेरिकस है, उसके श्रावण का प्रेरण कौन करता है? यानी आंत्र रस का प्रेरण कौन कर रहा है? एंटेरोकाइनिन करता है। ये आपके नॉर्मली हार्मोन जो काम आ रहे हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया
हार्मोन के बारे में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसके कुछ डिजीज देखते हैं, वो भी मैंने लिख के लेके आया हूं। ओके, ठीक है। पहली डिजीज ज़ेंडिक यानी जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस यानी पीलिया। पीलिया में होता क्या है, पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। क्यों कि जैसे यकृत क्या करता है, पित्त रस का निर्माण कर रहा है। भाई यकृत क्या करेगा, पित्त रस का निर्माण कर रहे हैं। अब पित्त रस का निर्माण है यानी यकृत क्या हो गया, प्रभावित। और पित्त रस सबसे ज्यादा उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गए, जैसे विलीवर्डिन, विलीरुबिन, वो पिगमेंट होते हैं। और विलीवर्डिन है वो कैसा होता है, पीले रंग का होता है। अब उसकी मात्रा अगर बढ़ गई यानी हर एक चीज कैसी दिखने लग जाएगी, हर एक पार्ट कैसा दिखने लग जाएगा, पीली कलर का। तो पीलिया क्यों होता है, क्योंकि विलीरुबिन की अधिक मात्रा हो जाती है और यकृत प्रभावित हुआ। तभी तो यकृत प्रभावित का मतलब क्या है, इसका मतलब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। जो पीलिया पित्त रस का निर्माण तो कर दिया, अब पित्ताशय के अंदर ही नहीं भेज रहा है, तो वो पित्त रस है उसके अंदर विलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई, विलीवर्डिन की मात्रा बढ़ गई। तो उससे जो नेत्र है, त्वचा है, नाखून है, वो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, पीली रंग के हो जाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। और इसका कारण क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया या हेपेटोसाइट्स विलीरुबिन का अवशोषण नहीं कर पाता। राइट। सेकंड दैट इज वॉमिटिंग, वमन या उल्टी। अरे अब नॉर्मली मारवाड़ी भाषा में कौन के उल्टी होगी, उल्टी क्यों हुए, उल्टी मतलब क्या हो, उल्टी मतलब हो कि जो हमारे आमाशय के अंदर भोजन था, अरे मारवाड़ी भाषा में बोले कि पेट रे मोए जो भोजन हो तो बुबारे आयो रो। ठीक है, यानी आमाशय के अंदर जो भोजन था वो मुख के द्वारा बाहर आ गया, यानी आमाशय के पदार्थों का मुख के द्वारा बाहर निष्कासन। ये अनैच्छिक प्रक्रिया है। वमन के अंदर वॉमिटिंग मेडुला ऑब्लिगेटा में होती है, यानी कि जो हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लिगेटा पार्ट है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अनैच्छिक प्रक्रिया है। हम अपनी इच्छा से वॉमिटिंग नहीं करते हैं, वो अनैच्छिक होती है, वो मेडुला ऑब्लिगेटा कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, वमन से पूर्व बेचैनी की फीलिंग होती है, ये बात तो सही है। यानी कि आपको लग जाता है कि यार मेरे को अभी उल्टी होने वाली है, यानी जो को खादो है वो बारे अनाड़ो हम थोड़ा दिनों की थोड़ी चीज मतलब। तीसरा, हम डिजीज पढ़ किस रहे हैं, वो सारी की सारी जो डाइजेशन सिस्टम से संबंधित है। तीसरी डायरिया यानी दस्त। ये तो भाई कौन नहीं जानता है, ये बताओ, ये जो दस्त है इसके बारे में तो कौन नहीं जानता। दस्त का मतलब क्या है कि डाइजेशन है वो प्रॉपर हुआ नहीं है, कि भोजन है उसके अंदर जितना पानी होना चाहिए, जितने खनिज लवण हैं, जितने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जितने भी भोजन के कंपोनेंट वो पाचन के थ्रू जो रुधिर में ट्रांसफर हो जाने चाहिए वो हुए नहीं। यानी कि जब भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होता है तो भोजन अपचित रूप में ही निकलेगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा इसके अंदर, असामान्य बॉवल मोमेंट के कारण तरल या अधिक मल त्याग। असामान्य यानी कि कोई पता नहीं है, आराम से बैठे हैं, पेट में पूरा पानी पानी हो रखा है, वही किस में जा रहे हैं, छोटी आंत में, वही बड़ी आंत में। अब वो पानी की पानी क्या है, वो एक तरल रूप में बाहर आता है। जो हम विष्ठा है, जो मल है, वो तो एक सेमी सॉलिड होता है, तो वो सेमी सॉलिड में ना आकर के बिल्कुल किस में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में। उसको क्या बोलते हैं हम, दस्त बोलते हैं। यानी भोजन का अवशोषण घटेगा तभी तो काम होगा ना ये वाला। फोर्थ नंबर कब्ज, अनियमित बॉवल मोमेंट जिसके कारण मल या विष्ठा रेक्टम मलाशय में ही रह जाते। ओ माय गॉड, दस्त में क्या पढ़ा था, दस्त का मतलब है कि तरल के रूप में बाहर निकलना। अब इसमें क्या हुआ पता है, इसके अंदर यानी कब्ज में क्या हुआ, भोजन तो पच गया लेकिन मलाशय यानी रेक्टम में आने के बाद में इतना ठोस हो गया कि वहां पे अटक गया। समझो आप बात को
क्या जो बॉवल मोमेंट होनी चाहिए ये अनियमित हो गई है, और जिसके कारण जो मल और विष्ठा है वो इतना ठोस हो गया है कि वो मलाशय के अंदर ही क्या हो गया है, रह गया। उसको हम क्या बोलते हैं, कब्ज हो गया। यानी फिर आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी लगानी पड़ती है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है। एंड देन 5 अपच। अपच का मतलब क्या? अपच का मतलब है नॉर्मली या तो आपने मसालेदार भोजन कर लिया है, या आपका भोजन ढंग से नहीं पचा है, तो ओवर ईटिंग यानी कि ज़्यादा भोजन खा लिया है, या स्पाइसी फूड यानी मसालेदार भोजन अगर खा लिया है, या एंजाइटी हो गई है, फिर फूड पॉइजनिंग हो सकता है, एंजाइम की अल्प श्रावण हो सकता है। इसके कारण से क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। राइट, ये हो गए इसके कुछ डिजीज। और भी डिजीज है। ओके, 6 नंबर डिजीज है गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर हेलियोबैक्टीरियम पाइलोरी के कारण होता है, और परानुकंपी तंत्रिका वो क्या हो जाती है, अति उत्तेजित। उसमें वेगस नर्व है वो अधिक HCl का श्रावण करती है। अधिक HCl के श्रावण से कौन सा डिजीज हो जाता है, वेगस नर्व है वो HCl का अधिक श्रावण करती है, जिसकी वजह से कौन सा डिजीज हो जाता है, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ठीक है। अब कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण, ठीक है, कुपोषण के शिकार से कौन से रोग हो जाते हैं? नंबर 1 क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर क्या है, प्रोटीन की कमी से हो रहा है। देखो प्रोटीन की कमी इंपॉर्टेंट चीज। चलो यहां पे हमें पेन यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, दिस ब्लैक। ठीक है भाई, ब्लैक ही चलेगा इस पे, या हाँ चल रहेगा। ओके, गुलाबी। यानी ये तो प्रोटीन की कमी है। किसकी? प्रोटीन की कमी है। क्वाशियोरकोर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। और प्रभावित कौन होता है? 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे। 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे क्वाशियोरकोर के अंदर प्रभावित होते हैं। उसमें लक्षण क्या आएंगे? वृद्धि संदमित हो जाएगी, यानी कि बच्चा 1 से 5 साल में जितना ग्रोथ करना चाहिए वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। दूसरी, डायरिया हो जाएगा, यानी दस्त उसको होती रहेगी। पेशियों की वृद्धि है वो कम हो जाएगी, यानी कि वो मस्कुलर जो होना चाहिए था बच्चा, वो मस्कुलर यानी पेशियों उसकी वृद्धि नहीं करेगी। फिर पोर्ट बेली या ओडिमा, यानी कि जैसे आइज है, आइज के पीछे क्या हो जाएगा? आइज के पीछे बहुत तरल भर सकता है। ओडिमा का मतलब है कि किसी भी जगह पे तरल का इकट्ठा हो जाना, तो तरल इकट्ठा हो सकता है। ये तो किसके लक्षण है? क्वाशियोरकोर के। और किसमें होता है? शिशु 1 से 5 वर्ष के। सेकंड, यानी प्रोटीन के कुपोषण से ही हो रहा है मेरास्मस। ये प्रोटीन की ऊर्जा की कमी, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैलोरिक है। क्वाशियोरकोर तो प्रोटीन की कमी, यानी कि बच्चे को प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरास्मस क्या है? प्रोटीन ऊर्जा की कमी है, यानी प्रोटीन तो मिल रहा है लेकिन प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिल रही है बच्चे को। वो क्या है? 1 वर्ष से कम आयु वाले, यानी मेरास्मस तो 1 वर्ष से कम, लेकिन क्वाशियोरकोर 1 से 5 वर्ष के बच्चों को। इसमें क्या होगा? ऊपरी हुई पसलियां, यानी जो ये पसलियां हैं, पसलियां रिब्स, ये रिब्स क्या है? ऐसे उठी हुई होगी। किसमें? मेरास्मस में। झुर्रीदार त्वचा, यानी त्वचा जो एकदम चिकनी चमकनी चाहिए वो क्या हो जाएगी? झुर्रीदार हो जाएगी। फिर दस्त, डायरिया लग जाएगा, दस्त लगने लगेगी। ठीक है, ये हो गया इसके डिजीज। और कुछ विटामिन के बारे में भी देख लेते हैं। विटामिन की टेबल भी है,
विटामिन आप टेबल एक ले लेना, उसके बारे में पूरा देख लेना। विटामिन यानी कार्बनिक यौगिक है, ये शरीर की सामान्य संश्लेषित नहीं होते हैं, लेकिन विटामिन डी है वो सूर्य का प्रकाश आता है तब हमारे शरीर के अंदर सिंथेसिस होता है, कम मात्रा में आवश्यक है। विटामिन है वो दो तरीके से घुल सकते हैं, या तो वो वसा में घुल सकते हैं या फिर पानी में घुल सकते हैं। तो वसा में घुलने के देखो याद रखने का तरीका मैंने पहले भी बोला था, WBC याद रखो आप, जो व्हाइट ब्लड सेल है हमारी उसके रूप में याद रखो। W फॉर वाटर, B और C यानी कि विटामिन B और विटामिन C, ये वाटर के अंदर विलयशील है, और जो बाकी रह गए हैं A, D, E, K, विटामिन B12 वो सारे के सारे वसा के अंदर घुलनशील है। इस तरीके से आज हमने डाइजेशन सिस्टम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट फिनिश कर दिया है। हर एक चीज को डिटेल के अंदर बात करी है। आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा और एंजॉय कर रहे होंगे। तो लास्ट में यार आपको बोलने की ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का ये है तो वो आप फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से इसको आप पूरे के पूरी नोट्स बना के इसके प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और जो प्रीवियस के लेक्चर है वो भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आज हमने क्या डाइजेशन कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही, वो देखेंगे कि क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया है किसको, डाइजेशन सिस्टम को। इसी के बाद हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। जाते जाते एक शेर सुनाता हूँ कि एक शेर सुनाता हूँ आपको, अच्छा सा। क्या सुनाते हैं आपको, हाँ, कि वो कहते हैं ना, नहीं ये नहीं, दूसरा सुनाते हैं यार। हाँ ये ठीक है, कि वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं है। बहुत गहरी बात है इसमें, इसको गौर करना आप, कि कहते हैं ना मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय।